है। हाइपरकैप्निया में हाइपरवेंटिलेशन होना ही होना है, लेकिन हाइपरवेंटिलेशन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हाइपरकैप्निया। भाई मैं एक्सरसाइज में तेज तेज दौड़ रहा हूँ तब भी तो हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है। मुझे कॉन्शियसली भी कर रहा हूँ, अभी हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाया जा रहे, लेकिन मैं कॉन्शियसली हाइपरवेंटिलेशन कर रहा हूँ। समझ में आया जुवेरिया? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ आप जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, तो वो हाइपरवेंटिलेशन कहलाएगा कि नहीं होगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बताइए भाई जुवेरिया और बाकी लोग बताइए। अगर जल्दी जल्दी हम सांस ले, जल्दी जल्दी सांस छोड़े, तो वो हाइपरवेंटिलेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ, तो ये बात एक अच्छा क्वेश्चन का। तो हाइपरकैप्निया में हाइपरवेंटिलेशन होगा, लेकिन हाइपरवेंटिलेशन में भी कॉन्शियसली ऑल्सो, ठीक ना? तो सबको समझ में आ गया ये बात? एनी मोर क्वेश्चन किसी और को? और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ये मैं आप लोगों सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा बहुत ही क्या कहते हैं ना, जेंटिल कॉज है, ठीक है ना? तो सब लोग करोगे ना? चलो ठीक है। और अपना कोचिंग में एज इट इज पढ़ाई होता रहेगा ये। और इसमें एनसीईआरटी का मोहसिन मसूद ने कौन सा लाइन भेजा बेटा मुझे? अच्छा व्हाट्सअप किया था तुमने यार, तो नाम लिख दिया करो, अब याद नहीं रहता ना, नाम लिख दिया करो तो मुझे ध्यान रहता है। अब वो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, फिर से करो व्हाट्सअप तो मैं बताऊंगा। चलो अभी तब तक डिसऑर्डर तुम व्हाट्सअप करता हूँ, मैं अभी क्लास के बारे में बता दूंगा, डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 जनरल एरियाज: ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, वास्कुलर डिजीज, इन्फेक्शियस। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कंडक्टिंग या एक्सचेंजिंग, दोनों जोन में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसके जरिए एयर इंटर और एग्जिट नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में क्या क्या कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आते हैं? तो बहुत सारे आते हैं, जिसमें 3 नाम याद रखना है। कौन से? एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अटैक। रेस्ट्रिक्टिव में क्या आता है? जो लंग की, एक सेकेंड बेटा, लंग की इलास्टिसिटी क्या हुआ? लंग की इलास्टिसिटी खराब हो जाए, क्या हो जाए? लंग की इलास्टिसिटी खराब हो जाए, या लंग के अंदर जो भी टिश्यूज है उसमें कोई पैथोलॉजी हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्टिव। जैसे कि फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में क्या होता है? लंग में इलास्टिक फाइबर हो, इलास्टिक फाइबर कोलाजन फाइबर में चेंज हो गया। सार्कोइडोसिस ये भी उसी तरह का होता है। अल्वेलाई में डैमेज हो जाए। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, दोनों के बीच में छेद हो जाए, उनमें से मेम्ब्रेन में किसी में, और उसमें कुछ घुस जाए, पानी उसमें से निकलने लगे या उसमें अंदर आ जाए, इसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये सब रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। वास्कुलर डिसीज का मतलब क्या हुआ? लंग के अंदर देखो, लंग के अंदर भी तो ब्लड की सप्लाई होती है ना, होती है कि नहीं होती है? तो लंग के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है, अब उस ब्लड की सप्लाई एक्सेसिव हो जाए तो क्या होता है? लंग के अंदर एडिमा हो जाता है। एडिमा याद है ना? एडिमा लंग में सूजन हो जाए। पल्मोनरी इम्बोलिज्म, उसमें कहीं पे क्लॉट्स बन जाए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग के ब्लड वेसल्स में ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये सब वास्कुलर डिजीज कहलाते हैं। और इन्फेक्शियस इन्वायरमेंटल अंदर, जैसे कि न्यूमोनिया, आप सबने नाम सुना है, 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये न्यूमोनिया इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ट्यूबरकुलोसिस, एस्बेस्टोसिस, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, कफ। अब देखो, इसके अलावा आप सबने अभी सुना है, आप सब जानते हो, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, सार्स, कोविड-19, ये सब कौन से डिसऑर्डर हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। और भी बहुत सारे हैं, ये क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेंट डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रिट्स, ठीक है ना? कोरोना कोई बीमारी का नाम नहीं है बेटा प्रताप, कोविड-19 बीमारी का नाम है। कोरोना वायरस तो वायरस की फैमिली का नाम है, ठीक है ना? कोविड-19 इज अ नेम ऑफ डिजीज। समझ में आया बात? बात समझ में आया? चलिए, तो हमारे एनसीईआरटी के बुक में देखो 3 ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को दिया है: अस्थमा, इम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा और इम्फाइसेमा ये दोनों कौन से हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव है। एक और देना चाहिए था, ब्रोंकाइटिस, जो कि नहीं दिया है। तो 3 आपको याद रखना है। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन कौन से आते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव में आते हैं इम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। अस्थमा के बारे में थोड़ा सा 12th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है ना? इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। तो पहला बात यह जान लो कि अस्थमा इज मोस्टली, अस्थमा मेनली क्यों होता है?
क्या वजह है, रीजन क्या है अस्थमा होने का, दमा की बीमारी जिसको कहते हैं हम लोग, एजमा भी पढ़ते हैं इसको, एजमा भी पढ़ते हैं, अस्थमा भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा अकॉर्डिंग टू यू क्या कॉज हो सकता है? क्या कॉज होता है? एनीवन? अबे बीटीएस का मैं पूछ रहा हूँ अस्थमा का कॉज क्या, तो ये बोला बीटीएस का क्या सिलेबस। अबे बता दूंगा, बीटीएस का सिलेबस भी क्लास पर बता दूंगा, घबराऊं। इनामुर रहमान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा इज एलर्जी। तो पहला यही क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा इज, याद रखेंगे, इज एलर्जी। और एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जी के बारे में हम लोग 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डिटेल में। अब अस्थमा में क्या होता है, तो अस्थमा हर वक्त नहीं रहता है, जैसे कि जब जब एलर्जी, मान लिया मैं पॉलन से एलर्जी हूँ, तो पॉलन के जैसे ही कांटेक्ट में आऊंगा तो मुझे सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखो ये है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है ब्रोंकाई का, तो ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई का क्रॉस सेक्शन है, तो ब्रोंकाई का क्रॉस सेक्शन है, तो अंदर में तो एपिथेलियल सेल्स है। अब सबको मालूम है कौन से सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स। इसके सराउंडिंग कौन सा मसल्स है? स्मूथ मसल्स। कौन सा मसल्स है? स्मूथ मसल्स। अब अस्थमा में क्या होता है आपको, ये सुन लो, किसी को भी हो सकता है, दिस वेरी कॉमन डिजीज बट वेरी पेनफुल कंडीशन। अगर इसका अटैक आता है तो बहुत पेनफुल होता है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना? ठीक, आपको हमेशा रखना पड़ता होगा वो इनहेलर, जब जब अटैक आता होगा आपको लेना पड़ता होगा, क्यों? इनहेलर रखा है ना, और वो थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है। हाँ कोई बात नहीं। ये हमारा ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें ये अंदर वाली लाइनिंग है, ये जो कि एपिथेलियल लाइनिंग है पूरा येलो। उसके सराउंडिंग क्या होता है? स्मूथ मसल। ये क्या है? स्मूथ मसल। तो अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में होता क्या है? तो अस्थमा में होता ये है कि इसके अंदर एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होता है, प्लस ये जो सराउंडिंग मसल्स है ना, स्मूथ मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है? इसका एरिया नैरोइंग हो जाता है। तो सराउंडिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो चीज हुआ अस्थमा में। क्या क्या हुआ? एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन। और ये म्यूकस सेक्रेशन एक्सेसिव क्यों होता है? इन्फ्लामेशन की वजह से। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन। और दूसरा क्या होता है? सराउंडिंग स्मूथ मसल कंट्रैक्ट। समझ में आया? सराउंडिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है? नैरोइंग हो गया। जब नैरोइंग हो गया तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हम उतना ही एयर ले सकते हैं, उतना ही एयर आसानी से छोड़ सकते हैं। बोलो भाई, नहीं ना कर सकते हैं? बहुत डिफिकल्टी होती है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में, दोनों में। भाई जाहिर बात है, जो पाइप, जो कंडक्टिंग जोन है या एक्सचेंजिंग जो है वो नैरो हो गया, तो उतना एयर ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं? बल्कि हमको उतना ही एयर लेने के लिए या उतना ही एयर छोड़ने के लिए बहुत इफोर्ट लगाना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी होता है, पेनफुल कंडीशन होता है, पूरा हमारे क्या कहते हैं थोरेसिक रीजन में पेन होने लगता है और डिफिकल्टी होने लगता है। जाहिर बात है सांस जब डिफिकल्टी से जाएगा, और उस दौरान जब नैरोइंग होता है तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक साउंड पैदा होता है, इस तरह से। उसको हम कहते हैं वीजिंग। क्या कहते हैं? वीजिंग। क्या कहते हैं? वीजिंग। तो आपको ये सारी बात याद रखना है। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग का मतलब स्पेसिफिक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू इन एजमेटिक पेशेंट। एजमेटिक पेशेंट। तो इसमें खाली आपको बताया कि इन्फ्लामेशन, खाली इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियल नहीं होता है, इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होता है, ये तो ये इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन होता है, लेकिन साथ साथ सराउंडिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अस्थमा के लिए सबसे अच्छा आपको क्या लगता है कि अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? भैया ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, सबके जानने वाले में किसी ना किसी को होगा अस्थमा। तो अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए क्या करना चाहिए बताइए?
अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन? इनामुर रहमान लगता रिसर्च किया, क्या प्रिवेंशन? ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए सबसे अच्छा है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेन। जो एलर्जी कराता है ना, जैसे अलग अलग चीजों से, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस को एलर्जेन कहते हैं। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेन। दूसरा क्या करते हैं बताइए? ट्रीटमेंट, अगर किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए ना, तो एलर्जी का ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं? तो इसमें देंगे एड्रेनालिन इंजेक्शन, ये भी याद रखिएगा, एड्रेनालिन इंजेक्शन दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन वगैरह क्या होता है, ये सब 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं। एड्रेनालिन क्या होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टेरॉइड देते हैं, ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब। तो ये तीनों दवा का भी नाम याद रखना है, ये तीनों दवा देते हैं। ठीक है ना, ये 12th क्लास में है अस्थमा में। लेकिन अभी से मैं, क्योंकि अब आप लोग समझो 12th का ही पढ़ रहे हो एक तरह से। और देखो, मैं अपने चैनल पे कोशिश करूंगा कि 12th का एक एक टॉपिक छोटा छोटा बना के, तुम लोग कोशिश करना कि उस चैनल से भी अपना पढ़ते रहना। ठीक है ना, 12th में जब आओगे तो हम ब्रिक्स में एज इट इज पढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। लेकिन अपने चैनल को मैं सिर्फ गरीबों को प्रमोट करने के लिए, गरीबों को पढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि क्या बेकार बैठा रहता हूँ, फालतू में दिमाग में टेंशन पालता रहता हूँ। इससे अच्छा है कि कुछ अपने नॉलेज को अपडेट करूँ, लोगों की भलाई भी करूँ। मजबूरी है, अब क्या करें यार। ठीक है, पैसा तो अब नहीं आ रहा, तो कम से कम कुछ तो आए, नाम ही आए, वो कुछ सवाब ही आए, है कि नहीं? बेकार बैठने से अच्छा है कुछ सवाब ही कमा लिया जाए। ठीक है, तो तुम लोग सब सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख देना, तो थोड़ा मेरा भी दुकानदारी चैनल वाला भी चल जाएगा। ठीक है ना। बाकी ये है कि देखो, इंसान क्या है, अभी मर जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। एक से एक बड़े लोग आए, महात्मा गांधी भी मरे और हिटलर भी मरा। बस ऐसे ही था, लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, इसलिए बल्ले बल्ले बायोलॉजी मतलब आसान। भाई आज खेलते कूदते, बल्ले बल्ले बायोलॉजी मैंने लिंक तो भेज दिया है ना। लोगों के देखो, नाम ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के जुबान पे आसानी से चढ़ जाए। इसीलिए मुझे लगा कि कोई ऐसा नाम रखो कि जो, अब बल्ले बल्ले बायोलॉजी एक छोटा छोटा बच्चा भी इसको याद हो सकता है कि नहीं? नेम इज द फर्स्ट थिंग। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो ये सबके नाम आसानी से जुबान पे चढ़ सकता है। ऐसे कोई रखते कि बायो, ये वो, तो वो सब समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने रखा है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, अस्थमा के बारे में इतना ही जानना है। ठीक है, यूनिक नहीं, बस लोगों के जुबान पे आसानी से चढ़ जाए, गोविंदा वाला नाम है। ठीक है, अब आइए इम्फाइसेमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इम्फाइसेमा। देखो, इम्फाइसेमा क्या होता है? तो इम्फाइसेमा में ये आपको मालूम है ना, ये आपके, चलो मैं उतना काय को बनाऊं, ये आपका एट्रियम है और ये अलवेलाई है, अलवेलाई है। ठीक है ना। अब इसमें जो ये अल्वेलर सेप्टम है, क्या है? अल्वेलर सेप्टम। अल्वेलर सेप्टम अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेज ऑफ अल्वेलर सेप्टम, अगर किसी वजह से अल्वेलर सेप्टम ब्रेक हो जाए, तो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्रिएटिव बोल रही है कि बल्ले बल्ले सादिक सर, क्लास हमने नहीं इसलिए किया कि मुझे नाम से ज्यादा बायोलॉजी को प्रमोट करना है। ठीक है ना। तो एक्सचेंज थैंक यू। इसने कहा कि सर इसका नाम रखना चाहिए बल्ले बल्ले सादिक सर क्लास। ए बेटा, पहले ये था, ये पहले ऐसे था। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। तो बताओ, एक्सचेंजिंग एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। हमें जो एरिया इंक्रीज कैसे हो जाएगा? डिक्रीज ना हो जाएगा। तो एक्सचेंज, ब्लड का एक्सचेंज जो है ना, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन और ब्लड का एक्सचेंज बढ़ेगा या कम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। इम्फाइसेमा में यही होता है कि ये अल्वेलर वाल यहाँ से डैमेज हो जाता है, अल्वेलर सेप्टम गेट डैमेज। क्या होता है इसमें? अल्वेलर सेप्टम गेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको वो क्यों डैमेज होता है?
तो एक एंजाइम होता है इलास्टेस, कौन सा एंजाइम? इलास्टेस, एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड बाय WBC, स्पेशली माइक्रोफेजेस, स्पेशली मैक्रोफेजेस। तो उसकी वजह से ये डैमेज होता है। तो आप कहोगे कि सर क्यों करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। अगर मैं बहुत दारू कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ लगातार, बहुत क्रोनिक स्मोकर हूँ, क्या हूँ? क्रोनिक स्मोकर हूँ, हर दिन 1-2 डब्बा पी जाता हूँ, तो क्या करता है वो जाके वहां पे मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है, और मैक्रोफेज क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारा क्या रिलीज करता है, यहाँ पे इलास्टेज, और इलास्टेज की वजह से ये डैमेज रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रिवर्सिबल कंडीशन या इरिवर्सिबल? तो दिस इज द इंटायरली इरिवर्सिबल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है बता, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। एक बार डैमेज हो गया तो ये दोबारा नहीं बनेगा। जैसे अस्थमा है तो वो रिवर्सिबल है, ठीक है, अटैक आया था उस दौरान डिफिकल्ट है, फिर अटैक खत्म हो गया, फिर से सब नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट, इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है? तो देखो, जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, लेकिन फर्दर डैमेज को रोकने के लिए एक सब्सटेंस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है, जिसका नाम 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। उस सब्सटेंस का नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। कौन सा ट्रिप्सिन? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये दिया था, ये कैसे पैदा किया था? प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो कैसे, तो ये 12th में पढ़ेंगे। प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, मैं बिल्कुल भेजूंगा, ठीक है ना। तो इम्फाइसेमा में आपको ये सब, और आपको ये भी याद रखना है, स्मोकिंग इज द चीफ कॉज, स्पेशली क्रोनिक स्मोकिंग इज द चीफ कॉज। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो एम्फाइसेमा के बारे में, तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच alveolar wall are damaged due to which respiratory sufferers is one of the major cause of is cigarette smoking। लेकिन जितना बात बताया वो सब याद रखना है आपको, उसमें ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो प्लीज, आज हमारे चैनल लास्ट क्लास है, तो लेक्चर के वीडियो पे सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। करोगे कि नहीं करोगे? पूरे यहाँ तक चैप्टर में कोई दिक्कत आया है किसी को? किसी को कोई दिक्कत आया? नहीं आया तो कम से कम बढ़िया बढ़िया कमेंट करो यार, मेरे इस बार थोड़ा सा। तो कौन कौन 20वां करोगी? दिव्या करोगी कमेंट? सार्स का फुल फॉर्म नहीं बोलो, कमेंट करोगी तभी हम। हाँ, तो आज बढ़िया सा कमेंट करना है, ठीक है ना। अरे यार, उससे क्या करता है ना, एक एनर्जी मिलती है। देखो, तुम लोगों के कमेंट से ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कोई बहुत बेनिफिट हो जाता है या हमको कोई 10-20 लाख रुपया मिल जाता है, एक एनर्जी मिलती है। देखो, एक क्या होता है ना, एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा एक मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है ना। देखो, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं होता है, नथिंग एट ऑल। मुझे मालूम है कि आप सब मुझे लाइक करते हो, मेरे जब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, इसीलिए आप लोग पढ़ते भी हैं। नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ते, आप लोग क्लास में नहीं रहते, कोई जबरदस्ती आपको बैठा नहीं सकता है क्लास में, ये मुझे मालूम है। लेकिन उससे क्या होता है ना, एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, बूस्टअप होता है, ठीक है, समझ में आना है। और कोई रीजन नहीं होता है कि हाँ भाई बच्चे लाइक कर रहे हैं, 10 लोगों में बात जा रही है, तो ये एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, दैट्स द रीजन, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है ना। तो प्लीज, ठीक है ना। अब आप में से किसी ने पूछा सार्स का फुल फॉर्म, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है फुल फॉर्म? सीवियर एक्यूट। तो आज सबको करना है। थैंक यू। आस्था बोलती है कि सर आपके क्लास में मजा आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सीवियर एक्यूट, तुम डॉक्टर बन जाओ तो मुझे बहुत मजा आएगा, और पक्का मैं तुम्हें अलीगढ़ के जिस रेस्टोरेंट में कहोगे उस रेस्टोरेंट में जितना खाओगे, जो खाओगे, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। पक्की बात, पहली बार में सिलेक्ट हो अच्छे रैंक के साथ, इंशाल्लाह, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, देखो सार्स वार्स के बारे में ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। बस जान लो कि एक बीमारी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, पढ़ाऊंगा तो 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। अब आइए ओक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, ये नाम से पता चल रहा है, किससे नाम पता चल रहा है? नाम से पता चल रहा है कि ओक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होगा। देखो ये है ना भाई, हम एक पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, उसमें
उस काम करने के दौरान मेरे को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समझ में आया बात ना? तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में होता क्या है, सुन। जैसे कि आपने सुना होगा ग्लास, ग्लास समझते हो ना, शीशा की ग्राइंडिंग होती है, उसमें कोई काम कर रहा हो ग्लास फैक्ट्री में, या कोई रुई ढूंढ रहा हो, तो इन सब में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर उड़ते रहते हैं, और ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए अल्टीमेटली जाके लंग में जमा होते हैं, और लंग में जमा होने के बाद धीरे धीरे हमारे लंग को डैमेज करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो सपोज करो ये है अलवेलाई, ये है अलवेलाई। अब अलवेलाई में मान लो यहाँ पे बहुत माइन्यूट पार्टिकुलेट आ रहा है, ये माइन्यूट पार्टिकुलेट क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से अलवेलाई से डिफ्यूज होके यहाँ पे लंग टिश्यूज है, इस लंग टिश्यूज के, लंग टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? पेरिंकाइमल टिश्यूज। लंग टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? पेरिंकाइमल टिश्यूज। पेरिंकाइमल वही सेम प्लांट वाला स्पेलिंग होता है, पेरिंकाइमल टिश्यूज। क्या कहते हैं? राज कपूर की मूवी आ, क्या बे आस्था, क्या हुआ आ? राज कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। क्या राज कपूर की मूवी आ? क्या बता रही है आस्था? चलो, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिंकाइमल टिश्यू। लंग को हम क्या कहते हैं? राज कपूर की पेरिंकाइमल टिश्यू। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो है ना, इसमें डिफ्यूज होने लगता है। जब इसमें ये डिफ्यूज होता है ना, तो यहाँ के जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उनको डैमेज करता है। इलास्टिक फाइबर को क्या करता है? डैमेज करता है। पुरानी मूवियों की शौकीन हो तुम, लगता है मुझे। क्यों जी आस्था? यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड मूवीज। अरे वो जमाने की मूवी सब बहुत क्लासिकल होती थी, दिलीप कुमार की, राज कपूर की, देवानंद की, राजेंद्र कुमार की, ये सब दे आर द ग्रेट एक्टर्स एंड दे हैव डन ग्रेट जॉब। अब तो सारे सब नचनिया बजनिया हैं, कुछ होता है मूवी में, देयर मूवीज गिव द सम मैसेज टू सोसाइटीज। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आ जाते हैं, और जब ये आते हैं ना, तो इसके सराउंडिंग टिश्यूज को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। ठीक है ना? सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं, और जब डैमेज करते हैं तो जाहिर सी बात है लंग की इलास्टिसिटी, तो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपका लंग डैमेज होगा और लंग की इलास्टिसिटी कम होगी। इसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये पार्टिकुलेट मैटर यहाँ तक पहुंचता कैसे है, जबकि हमारे पास नाक में नेजल हेयर है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है, सीलिया है, ये सब काम क्या करता है? नेजल हेयर पार्टिकुलेट मैटर को छानने में हेल्प करता है, उसका म्यूकस ट्रैप करता है पार्टिकुलेट मैटर को, सीलिया उसको बाहर वापस की तरफ निकालता है, तो वो नोजी के फॉर्म में बाहर आता है। क्यों, याद है ना? तो फिर ये यहाँ पहुंचेगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। क्यों, मैं सही पूछ रहा हूँ या गलत पूछ रहा हूँ? बताओ तो, मैं सही पूछ रहा हूँ या गलत पूछ रहा हूँ? बाकी लोग बोलो, सही पूछ रहा हूँ या गलत? सही सही पूछ रहा हूँ ना? ठीक है। तो इसके पीछे रीजन ये है ना कि देखो, हर चीज की एक कैपेबिलिटी होती है। अगर आप एक्सेस डस्ट चला जाए, हाँ बिल्कुल, समझ ने सही आंसर दिया है। तो भाई हर चीज की कैपेबिलिटी थी, मान ले एक्सेस पार्टिकुलेट मैटर गया, तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर ट्रैप हो गया, लेकिन कुछ यहाँ तक पहुंच गया लेवलाइज, और वहीं पहुंचा। तो इसीलिए जो उस अभी नहीं कि कोई एक दिन के लिए सिलिका इंडस्ट्री में जाके ग्लास की इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसको हो जाएगा, लेकिन कोई लगातार 6 महीना साल भर काम करेगा तो उसको जरूर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? ठीक है। तो इसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो it is occupational respiratory disorder characterized by, occupational respiratory disorder is characterized by proliferation of fibrous connective tissue of lung, causing loss of elasticity of lung,
एंड अभी बता रहा हूं इन्फ्लामेशन इन लंग, अभी बता रहा हूं बेटा। देखो क्या होता है ना, जो हमारे लंग का पेरिंकाइमल टिश्यू है ना, इस पेरिंकाइमल टिश्यू में मेनली कौन सा फाइबर है, इलास्टिक फाइबर। इसमें कुछ होते हैं वेरी फ्यू कोलाजन फाइबर, वेरी फ्यू कोलाजन फाइबर। तो ये जब यहाँ पे ये आता है ना, तो इलास्टिक फाइबर तो डैमेज होते हैं, क्या होते हैं, जब ये आता है तो कौन सा डैमेज होता है, इलास्टिक फाइबर। और कोलाजन फाइबर जो, कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर जो रहता है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता है। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज है और उसका नंबर अमाउंट बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए एग्जिस्टिंग चीज का, तो उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो यहाँ प्रोलिफरेशन ऑफ कोलाजन लिखना चाहिए, कोलाजन फाइब्रस टिश्यू। समझ में आया, समझ में आया, हाँ बोलिए। प्रोलिफरेशन का मतलब है कोई चीज कम है उसका नंबर बढ़ गया, उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that defense mechanism of body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing serious lung damage. देखो यहाँ पे क्या है, इन सर्टेन स्टोन में दो मच डिफेंस मैकेनिज्म, देखो यहाँ पे छोटे छोटे लाइन को देखो, डिफेंस मैकेनिज्म देख रहे हो, हमने ये बात बोला ना, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब वही नेजल हेयर, उसी सीलिया, समझ में आया ना, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब नेजल हेयर, सीलिया, म्यूकस ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। देखो मैं जो बोलता हूँ ना, देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बातें पर आई डोंट नो कि आई एम अ वेरी गुड टीचर, बैड टीचर, सोसो टीचर, ऐसे ही काम चलाओ टीचर, लेकिन मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। आजकल इधर थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई तो हार्ड वर्क नहीं तो किया हूँ और आज भी करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि एक छोटी से छोटी बात भी आपके को जो जरूरी है वो स्किप नहीं हो। दैट इज वाई आई टेक सो मच टाइम इन एवरी क्लास, इन एवरी टॉपिक। ये नहीं मैं आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, जो आपकी जरूरत है वही पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ देखो, अब ये डिफेंस में करनी, इतना छोटी बात शायद आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये बात कोई नहीं बोलेगा, सीधे बता देगा हाँ हाई फाई बात सब बता देगा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लेकिन ये बात शायद आपको नहीं बताएगा कोई कि हाँ डिफेंस मैकेनिज्म का यहाँ मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको कोई डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं डॉक्टर के कॉलेज में एंट्री करा रहा हूँ और उसी हिसाब से पढ़ाना है, जो हमारे डिफाइंड सिलेबस है उसमें बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, उसका कोई बात स्किप नहीं होना चाहिए। कैन नॉट फुल्ली कोप विद द लॉन्ग एक्सपोजर, देखो ये नहीं कहने क्या कहा, एक दिन में नहीं, यहाँ पे देखो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए कॉज कर सकता है, क्या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बोलो भाई सब लोग, सब लोग बोलो। तो इसी बात पे आज सबको कमेंट करना है, मैं अगले क्लास में पूछूंगा, अरीबा, समन, सबसे पूछूंगा, व्हाई नॉट यू आर। देखो अगर कोई कमी दिख रही हो मेरे लेक्चर में तो वो भी कमेंट किया करो, अगर बढ़िया लग रहा हो तो बढ़िया कमेंट किया करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसे पॉजिटिव लेता हूँ, इवन माई स्टूडेंट्स, इवन माई स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स है ना वो आपका वही आपको इंप्रूव कराता है। तो अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही हो कि हाँ सर ये आप में कमी है, तो आप मुझे ओपनली या तो मैसेज कर दिया करो, बेटर रहिए कि मैसेज नहीं तो आप कमेंट कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैसेज कर दिया करो। लगता हो कि सर की बदनामी हो जाएगी तो मुझे मैसेज की, सर मुझे यहाँ दिक्कत होती है आपके लेक्चर में, ये जगह दिक्कत होती है, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। मैं उसमें गुस्सा नहीं करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट करो नाम के साथ, मैं इस बात का, ठीक है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना, तुम्हारा नंबर असल में सेव नहीं है क्या, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा देखो आपको हम 12th क्लास में पढ़ाएंगे न्यूमोनिया के बारे में, 12th क्लास में पढ़ाएंगे सार्स के बारे में, 12th क्लास में पढ़ाएंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, 12th क्लास में पढ़ाएंगे डिप्थेरिया के बारे में, ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन ये सब 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे भी खूब आता है, लंग एंड सिगरेट स्मोकिंग, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, ये 12th में पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना आप लोग ऐसे ही, ये 12th क्लास में, ठीक है ना। तो इस बात को आप मैसेज कर देना प्लीज कि सर आप हर टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जागृति थैंक यू, अगर ये बात आप तो मैसेज व्हाट्सअप कमेंट कर दो तो, ठीक है ना। इससे हमारा क्या होता है ना, आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है, इरिथ्रोपोइटिन के सिंथेसिस एंड सेक्रेशन बढ़ा, तो ये भी मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये सब क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, और मोस्ट प्रोबेबली मैं अब आपका कल या परसों से मैं 12th का छोटा छोटा टॉपिक 15-15 20-20 मिनट का पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, तो तुम लोग चाहो तो उसको भी पढ़ते रहना, ठीक है ना। 12th में आओगे वो अपना क्लासरूम में इंशाल्लाह चलता ही रहेगा एज इट इज,
और मेरे हर एक क्लास में आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा, ये बात जान लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट, बोलो, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, फॉलिकल हार्मोन भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अभी हमें एक लाइन भेजा है कि ब्लू वाला सर इसमें समझा दीजिए, यही ना। तो मैं पहले इसका क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको आस्था आपका भी आंसर देता हूँ। ये इन्होंने पूछा कि सर तेरा सीधा नहीं भेजना चाहिए कि सर ये ब्लू वाला नहीं। अबे मोहसिन मसूदी, ये लाइन नहीं समझाया था? बताओ तो भाई, क्लास में थे तुम? ये लाइन समझाया था कि नहीं जी? ये बताओ कि सब आप लोग ईमानदारी से बोल रहा है, सब लोग जो जो क्लास में, कि as the solubility of CO2 is 20 higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion per unit difference in partial pressure is much higher than as compared to that of O2। समझाया था कि नहीं समझाया था? नहीं, पहले ये बताओ सब लोग समझाया था कि नहीं? ए भाई, ये देखो मोहसिन मसूदी साहब, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लंग का ब्लड कैपिलरीज है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है, यहाँ पे कितना है? 40 है डीऑक्सीजन में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर जाएगा, ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा, लेकिन अमाउंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम जाता है, जबकि इसमें पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस सिर्फ 5 है, इसमें 64 है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि CO2 इज मच मोर सोल्यूबल इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो पर यूनिट डिफरेंस क्या करा है? एज अ सॉल्यूशन इज 20 हायर द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज टू द डिफ्यूजन पर डिफरेंस पार्शियल प्रेशर इज मच हायर। अगर 1 यूनिट डिफरेंस देखोगे तो इसमें 5 यूनिट। देखो मान लो यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml जा रहा है, कितना जा रहा है? यहाँ से यहाँ 100 ml, और यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 100 ml। तो इसमें कितना डिफरेंस से जा रहा है? इसमें सिर्फ 5 ml में, तो पर ml के डिफरेंस से कितना? 20 ml जा रहा है, और इसमें इसमें पर ml के डिफरेंस से अराउंड 1.5 ml जा रहा है। समझ में आया मोहसिन मसूदी? नहीं समझ में आया तो बोलो, हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? मैं आज यहीं पे लेक्चर छोड़ूंगा। देखो, और आप लोग को एक काम करना, सुनो सुनो प्लीज लिसन केयरफुली। आपको मैंने एक दिया था काम, आप लोग खुद से समझना, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्या वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो था ना, मैंने लिस्ट बनाया था कि हिकअप किसको कहते हैं, कफिंग किसको कहते हैं, जो हमने एक लिस्ट दिया था। मैं कहाँ है, मैं उसको दे ही देता हूँ फिर से कि ताकि आप लोग करके आना। हाँ, ये वाला, इसको आप लोग प्लीज, मैं आज भी दे रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ के आना, कोशिश करना आप खुद से समझने की, खुद से समझने की। मैं अभी भेज रहा हूँ लिस्ट, ये सबको कोशिश करना समझने की। मैं नेक्स्ट क्लास में अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी मैं भेज रहा हूँ बेटा, लेक्चर अभी भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सब लोग पढ़ के आना, मैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट क्लास में कल जो है ना एक्सटीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को मैं शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट। और अगर सुन लो प्लीज, किसी को कोई डाउट हो ना क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे पीछे वाले से, तो सब कल मुझे 6 से 7 के बीच में क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना। आज तक का क्या क्वेश्चन था? आज तक का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आज तक का? ध्यान नहीं रहा यार, सॉरी। मैं देखूं अभी क्या क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था आज तक? अरे क्या था क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है यार। आज तक ने कोई क्वेश्चन पूछा था, फॉलिकल हार्मोन। देखो, ये तो तुम ह्यूमन, अच्छा क्या डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वो डॉक्टर ने ये टर्म इस्तेमाल किया था, फॉलिकल हार्मोन? आज था डॉक्टर ने ये टर्म इस्तेमाल किया था, फॉलिकल हार्मोन? अच्छा, रिपोर्ट्स में तो, अरे एक तरह से वही बात ना हुआ? बताओ, मैं मुझे कैसे मालूम चल गया? मुझे कैसे मालूम चल गया? वही बात हुआ, मतलब डॉक्टर या रिपोर्ट। सुनो, ऐसा है ना, जस्ट मैं क्लास के बाद, चूंकि मैं इंडिविजुअली इस टॉपिक पे तुमसे बात करूंगा, ठीक है ना, तो जस्ट क्लास के बाद मैं तुम्हें इंडिविजुअल लिंक भेजता हूँ, तब तुम खुद से बताऊंगा कि क्या होता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब फालतू में बात है, ठीक है। 12th क्लास में ह्यूमन, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। चलो, ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।